bad news? Which one do you? Bad news first. कल सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक क्लास है। परसों कोई क्लास ऐसा नहीं, मतलब मेरी तो क्लास है ही, बट टारगेट बैच में, और इसका सारा दोष है गर्मी बहुत। तो अगर कंबाइंड क्लास ले तो ये इतनी एयर कंडीशनिंग में क्लास ठंडी रहेगी, बहुत गर्म हो जाएगी, फिर बीच में दो चार मिनट के लिए लाइट चले जाए या कुछ हो। सोचा नहीं, ढंग से क्लास होगी नहीं, परेशान ज़्यादा हो जाएंगे। इस तरह से थोड़ा सा चेंज किया कि आपको कल पूरे दिन पढ़ा देंगे और फिर सैटरडे को पूरे दिन पढ़ा देंगे, और उनको परसों और संडे को। तो मेरी इतनी चलती है पाठशाला। मैं कहता हूँ तो लोग मान जाते। तो इस वीक में हमको 11th की जो बुक 2 है वो पूरी करनी है। वो करने के लिए 2 दिन रिजर्व रखे थे कि एक दिन होली वाले दिन पढ़ेंगे और एक दिन संडे को। बट इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है मार्च के महीने में भी, चेंज करना। ठीक है, दिवाली के दिन आपकी क्लास थी तो जानते हैं मैं बहुत होली इंजॉय। अब अपन एक तो वो नीट वाले PYQs कर रहे हैं, राइट? वो डिस्कस करेंगे, उन्हें खत्म करेंगे, उसको पेंडिंग नहीं छोड़ेंगे। और एक होमवर्क जो आज आपको कर लेना है, जो कल सुबह डिस्कस होगा। रिडॉक्स रिएक्शन की अपने थ्योरी पढ़ ली, सिर्फ NCERT के क्वेश्चंस करने हैं, आंसर दिए नहीं है उन्होंने। डोंट गूगल दी आंसर्स, ये आगे गलत मिलेंगे तुम्हें, राइट? अपन कल डिस्कस कर लेंगे, तो ट्राई कर लेना ताकि आपको डिस्कशन से पूरा जो भी फायदा मिलना है वो मिल जाए। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, हार्डली 25 एक सवाल है, 20-25 मिनट में हो भी जाएगा। बट मेक श्योर दैट यू डन देम, और बाकी बातें फिर मैं कल जोड़ूंगा उसको। और एक NCERT की एग्जाम्पलर, कितने लोगों के पास 11th वाली एग्जाम्पलर घर पे है, उसे ले आए। और जो बाकी लोगों के पास नहीं है तो देन आपको सॉफ्ट कॉपी यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि हम कहीं कल क्लास में थ्योरी भी पढ़ेंगे 11th की बुक 2 की, साथ साथ कुछ असाइनमेंट हम यहाँ भी करवाएंगे और फिर एग्जाम्पलर भी थोड़ी प्रैक्टिस कराएंगे। इस एक वीक के अंदर, टुडे इज व्हाट, वेडनेसडे, ट्यूसडे, बाय संडे हम 11th की बुक 2 अच्छे से पढ़ना, प्रैक्टिस सब कर लेंगे, क्योंकि 11th में हमने बिल्कुल नहीं करी थी। 11th तो क्या पढ़ी, बुक तो पढ़ाई और इतने महीने नहीं पढ़ाई, जब टाइम आया अरे तो बिल्कुल फटाफट हो जाती है। हर चैप्टर में से एक सवाल आता है, हर चैप्टर 3-4 लेक्चर से ज़्यादा का नहीं है, कोई भी चैप्टर इसमें 3-4 से ज़्यादा का नहीं है, और एक क्वेश्चन 100% आएगा, देख लेना। और जो अपन पढ़ रहे हैं उससे बाहर नहीं जाएगा, वो भी देख लेना। ठीक है, तो पहले अपन नीट वाले PYQs करते, निकालो अपना असाइनमेंट।
पिनाकोलोन नाम पे थोड़ी चर्चा, बस नाम बोला, स्ट्रक्चर बता देते, इसको पिनाकोलोन बोलते हैं। बड़ा रीअरेंजमेंट है, उसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन है वो देखेंगे। लेकिन उसके बाद भी कोई पूछे, जैसे मैं पूछूं सर कि पिनाकोलोन पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, अभी सिर्फ झलक ही देख रहे हैं, तो लिखो पिनाकोल, पिनाकोलोन, पिनाकोल, पिनाकोलोन, रियल। इस डायोल को लोग बोलते हैं पिनाकोल। और जब इसमें H2SO4 मिलाया जाता है तो ये थोड़ा रीअरेंज हो जाता है और ऐसा एक कीटोन बन जाता है। And this ketone is called pinacolone. And this reaction is called the pinacol pinacolone rearrangement reaction. What is? Right? तो पहले तो इस नाम याद रखना, this is called pinacol, this is called pinacolone. कब होता है कि एसिडिफाई करते हैं, H2SO4 लेते हैं, ऐसा बन जाता है। अब ये कैसे हो गया वो समझते, बड़े आराम समझ में आ जाएगा। देखिए अगर मीडियम एसिडिक है तो अल्कोहल्स की तो आदत है प्रोटोनेट होने की है, तो मैं उस रिएक्शन को मैकेनिज्म वाइज समझा रहा हूँ। H+ आया, आपने ले लिया, अब क्या होगा, ये भाग गए और क्या बन जाएगा, एक कार्बोकेटायन बन जाए। ठीक, कार्बोकेटायन 3 डिग्री है, अच्छे खासा इलेक्ट्रोकॉन्जुगेशन है, कोई बहुत बुरा नहीं है, ठीक है। बट एक बार ऐसा करो, ये मिथाइल शिफ्ट करवा दो, करवाओ मिथाइल शिफ्ट, फिर बात करें। ये बोले क्यों करवाया, तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोकॉन्जुगेशन का सपोर्ट है, बट फिर भी ऑक्टेट तो अधूरा ही, ठीक है, सपोर्ट कर रहा है। अगर ये वाला कार्बोकेटायन बना है तो 2 डिग्री, हाइपरकॉन्जुगेशन कब होगा, बिल्कुल होगा, मान लिया। बट ऑक्सीजन का लोन पेयर जब मिलेगा तो ऑक्टेट पूरा होगा कि नहीं होगा, और ऑक्सीजन में प्लस भले ही आ जाए बट वो प्लस कोई बहुत बुरा प्लस नहीं है, वो जो प्लस बनेगा वो कोई बहुत बुरा प्लस नहीं है। डू यू एग्री? यस और नो? और यहाँ से अगर हम एक एक्सप्रेस निकाल दूँ ये वाला तो ये बन जाएगा। यस और नो समझ में आता है? तो हमने पिनाकोल पिनाकोलोन रिएरेंजमेंट की सिर्फ एक झलक दी, सिर्फ एक ग्लिम्स। इसमें बहुत सारे वेरिएशंस आएंगे, उस समय आने पे हम देख लेंगे। कभी कोई आपसे पूछेगा कि डोंट लिख लो इतना सा। ठीक है,
इस पे अच्छे सवाल बनाए जा सकते हैं। एनसीईआरटी में जो रिएक्शंस दी है उनको इसके आगे या पीछे जोड़ के और अच्छे सवाल बना सकते हैं। थोड़ा सा एक्स्ट्रा के नाम पे ये वाली रिएक्शन आ जाएगी, बाकी जो भी रिएक्शन देंगे सब एनसीईआरटी वाली है। मैं आपको एक झलक दिखाऊं। आपके पास ये एल्कीन, ठीक है, क्या करेंगे? पहले बोलेंगे कि हमने रिएक्शन करा दी बेयर्स रिएजेंट, तो चेक कर लेंगे कि बेयर्स रिएजेंट बच्चों को पता है कि नहीं पता है, क्या करता है पता है कि नहीं पता, बस इनसे नाम लिखेंगे, ठीक है, बनेगा ए, ठीक है। अभी आपको गेस करना होगा क्या। फिर इसकी रिएक्शन कराएंगे कौन के स्ट्रेस सपोर्ट, राइट। अब जिसको पिनाकोल नहीं पता वो फंस चुका, बनेगा बी, ठीक। अब इसमें कुछ और एनसीईआरटी वाली रिएक्शन जोड़ देंगे, उसे मिला देंगे आयोडीन एंड NaOH और बनेगा सी। बोलेंगे सी क्या है बताइए। तो ये वाली रिएक्शन तो एनसीईआरटी में दे रखी, एक्स्ट्रा तो ये, राइट, समझ में आ रहा है। तो अब देखो पिनाकोल जो तुम्हारी कॉपी में लिखा हुआ है वो मिथाइल कीटो है कि नहीं है, उसका तो आइडोफॉर्म रिएक्शन हो जाएगी। तो मेरा फाइनल आंसर क्या होगा? मुझे बेसिक मीडियम में ये सॉल्ट और आयोडोफॉर्म मिलेगा। आयोडोफॉर्म के और रिएक्शन जोड़ सकते हैं, इट गिव्स यू C+D और इसमें बोल देंगे इसमें सिल्वर मिला दिया, तो एनसीईआरटी वाली रिएक्शन यूज कर रहे हैं। तो ये तो एनसीईआरटी में नहीं दे रखी, ऐसे क्लीन एनसीईआरटी में। फिर इसमें बोलेंगे रेड हॉट आयरन क्यूब ले ली, तो क्या बनेगा? बेंजीन ले लिया, ठीक है। ऐसे कुछ जोड़ते जाएंगे तो थोड़ी सी एनसीईआरटी से बारे में रिएक्शन लेके आएंगे, राइट, और फिर बाकी एनसीईआरटी वाली रिएक्शन जोड़ देंगे। ओके, इस तरह की प्रैक्टिस खूब सारी करें, फिर झलक दिखा रहे हैं, ठीक। चलो बहुत सारे क्वेश्चन इकट्ठे करे हुए और दिन रिवीजन में ऐसे ही करें। चल अब हमारे कौन सा बचा है वो नीट में कार्बोक्सिलिक एसिड निकाल लीजिए। तसल्ली से बात। हाँ जी, पेज 1 7 और 4 और फर्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ। तो भाई ऑक्सीजन आएगा -I इफेक्ट लाएगा तो एसिडिटी तो बढ़ेगी, विट्रोइन से एसिडिटी बढ़ती है, और ऑक्सीजन जितना पास में आएगा उसका -I इफेक्ट उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो 2 इज मोर देन 3 and 3 इज मोर देन 1। ये जवाब कौन सा है? बी बम्बई जवाब होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। 4 प्रोपाइलिक एसिड इज a डाइब्रोमो प्रोडक्ट। डाइब्रोमो होता ही नहीं है, बट देना है तो दे देंगे। दिस इज प्रोपाइलिक एसिड, इसकी रिएक्शन रेड फास्फोरस Br2 से कराए, इसके बारे में हमने चर्चा थोड़ी कम करी है कि HBZ रिएक्शन है और यहाँ पर एक ब्रोमीन लगता है, एक ही लगता है। उल्टा ये दो बोल के गलत बोल रहे हैं, आंसर ऑल्दो इन्होंने बी बॉम्बे दिया होगा। डी क्या है? हाँ सॉरी, तो फर्क क्या है? अच्छा सॉरी, डी दिल्ली, बट इट्स अ रॉन्ग क्वेश्चन। जेई में आएगा बोलेंगे ये रिएक्शन होती ही नहीं है, एक ही लगता है, दो लगता ही नहीं है वहाँ पर, ठीक है। HBZ रिएक्शन के मैकेनिज्म थोड़ी पढ़ाया तुमको, नहीं पढ़ाया ना। चलो आज हो सकता है मैं पढ़ा दूँ आपको, पहले थोड़े क्वेश्चंस करते हैं। देखते हैं HBZ पे कितने क्वेश्चन आए। एक आ गया वो गलत है, आए होंगे HBZ के रिएक्शन क्वेश्चन, एक ही बस। चलो और करते
फिर मैं आपको बताऊंगा एक्सप्लिसिट में क्या। 7 हाँ 7 क्या कह रहा है? सेल्फ कंडेंसेशन ऑफ 2 मोल ऑफ इथाइल एसीटेट। अरे ये तो वो है क्या, वो एल्डोल की रिएक्शन के बाद बताया था ना, क्लेसन कंडेंसेशन। एक लिक्विड नहीं है, लिक्विड तो इंट्रामोलिकुलर होता है। सेल्फ और इंट्रामोलिकुलर फर्क है ना, गलत गलत बोल रहे हो, 4 बार बोल रहे हो। इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट, इसका एनायन बनाइए और इसी पे सेल्फ अटैक कराइए तो क्या बन जाएगा? बीटा कीटो एस्टर बन जाएगा। बीटा कीटो एस्टर बन गया। तब इसका नाम क्या है? एसिटो। अच्छा नाम में बता दिया। आंसर बी फॉर्म में दिया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके रिवीजन बात करते इसका। काम तो समझ में आ गया? काम समझ में आया? कौन सी रिएक्शन है ये? बट नाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं, कोई नहीं पूछेगा इसका इस रिएक्शन का नाम क्या है, नहीं, काम समझ में आ रहा है। इसका नाम याद रखना पड़ेगा। प्रोडक्ट क्या नाम रखा? इथाइल एसिटो एसीटेट। आईयूपीएसी नाम को यूज करता नहीं, ये कॉमन नेम है, यही चलता है। हाँ, इसको अगर थोड़ा समझ ले तो शायद याद रखने में सहूलियत होगी। रट्टा तो मारता। क्या नाम है? इथाइल एसिटो एसीटेट। इस ग्रुप को लोग बोलते हैं एसिटो। इथाइल, ये इथाइल, ये एक तरह से एसीटेट लग रहा था कि आपने लिया एक एसीटेट ग्रुप, आपने लिया एक एसीटेट ग्रुप जिसमें एक तरफ तो जोड़ दिया इथाइल और एक तरफ जोड़ दिया एसीटो ग्रुप, तो इथाइल एसीटो एसीटेट। यस और नो? याद रखना, रिएक्टिव मिथिलीन वाला बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। रिएक्टिव मिथिलीन दिख रहा है इसके अंदर, यहाँ से कुछ और सवाल निकाल सकते हो, बिल्कुल याद रखिएगा। EAA, इसको कई बार तो बहुत सारी किताबें सिर्फ इतना ही लिखती है, पूरा भी नहीं लिखती। EA, इथाइल एसीटो एसीटेट। जैसे मॉरिसन एंड बॉयड किताब है उसमें बस EA लिख देते हो, एक दो बार पूरा लिखते हैं, फिर EA चलता है। इथाइल एसीटो एसीटेट, हाथों हाथ 2 बार इसके स्ट्रक्चर को बना लो। इथाइल एसीटो एसीटेट क्या होता है? ठीक है, अब देखो ये A50 में आ गया। उस समय भी ये रिएक्शन एनसीईआरटी में नहीं थी। 2006 में जो एनसीईआरटी चल रही, मैं तो उस समय पढ़ा रहा था, तो उस समय ये एनसीईआरटी में रिएक्शन नहीं थी। आगे सवाल थोड़ा इधर उधर चले जाते हैं। चल, पेज 1 इज डन। पेज 2 कौन सा? 15 और 9 और 16 और 9. In this set of reactions, the acetic acid yielded a product. पहले क्या होगा? एसोसिएट क्या करेगा? तो इसी में Cl, फिर एनाइड्स में ये फ्रीडेनक्राफ्ट एसाइलेशन, तो एसीटोफिनॉल बन चुका है। फिर HCl से रिएक्शन कराई, साइनोहाइड्रिन बन चुका है। फिर पानी है ना, हाइड्रोलिसिस करा दो, और तो क्या करें?
ऐसा कुछ बन जाएगा, ऐसा आंसर नहीं है। ये कौन सा लग रहा है? ये अहमदाबाद लग रहा है ये आंसर, ठीक? ये है ना? क्या डाउट है? किसको डाउट है बोले? नहीं, ठीक। कौन सा नाम? ये तो अभी करा। Which one of the following actions cannot undergo लेजर वाला सेल्फ कंडेंसेशन? तो आंसर बी बम्बई होगा, क्योंकि उसके लिए अल्फा हाइड्रोजन चाहिए ना। आप कुछ ऐसा माइनस बनाओगे फिर कुछ अटैक कराओगे। अब यहाँ पे तो अल्फा हाइड्रोजन का स्कोप ही नहीं छोड़ा आप। यहाँ पर हाइड्रोजन होता है तो कुछ हो जाता। ये सर लो, ये आंसर बी बॉम्बे इसका। तो बार बार आ रहा है कैसे? तो ठीक है, हमने 10 दिन पहले पढ़ लिया तो ये क्वेश्चन होने, वरना यहाँ पकड़ में आ जाता तो यहाँ पढ़ लेते। तो अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम एक एज ए टीचर बेसिक कंसेप्ट बता दिए, अब थोड़ी और प्रैक्टिस करा रहे हैं तो कभी कोई चीज़ रह जाती है तो उसमें पकड़ में आ जाती है। ठीक, नीट ये सारे क्वेश्चन करेंगे अपन। और कौन सा पूछा है? 16। स्टेप ए विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस, आओ भी तसल्ली से करते हैं। अब कार्बन तो आपने ले लिए 9 और हाइड्रोजन है सिर्फ 10, तो एक बेंजीन की रिंग तो लगती, ये तो होगी। उसके बाद एस्टर बनाया 7 कार्बन और ये 2 7 और ये ऐसे मन से ट्राई कर रहा तो 6 की रिंग तो आएगी। फिर एस्टर ऐसा हो सकता है, एक कुछ और करेगा उसका। Constituted in excess of Grignard and the complex so found of treated ester support. तो given alkene, olefin मतलब alkene, olefin मतलब alkene आया ना? ठीक है। उसका ऑर्गेनाइजेशन किया तो एक कीटोन मिला, जिसका फॉर्मूला है C8H8O। अब C8H8O वाला कीटोन इसके सिवाय कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इसको इधर देखूंगा तो एल्डिहाइड हो जाएगा। चेक कर लो, C8 है क्या? H8 5 और 3 8 सही है। C8H8O यही। अब अगर आपने पहले कोई एल्कीन बनाया जिसके ऑर्गेनाइजेशन के बाद ये मिला, ये तो था ही तुम्हारे पास। इसका मतलब तुम्हारा जो अल्कोहल था ये बिल्कुल सही, अपन ने पहली बार तुक्का सही लगा दिया। तो बताइए स्ट्रक्चर विच शोज पॉजिटिव आइटम हम देखा, पॉजिटिव आइटम टेस्ट भी हो रहा है, ठीक है। तो बताइए ओरिजिनल का स्ट्रक्चर क्या था? ये मानने में कोई तकलीफ नहीं है। ये समझ लो, ये सारे टेस्ट दे देंगे। यहाँ पे अल्कोहल बन जाएगा, ये सबको निकाल देंगे हम, ये अल्कोहल बनेगा। फिर इसका एल्कीन कौन सा बनेगा? ये एल्कीन बनेगा। ओजोलिसिस करेंगे तो ये बन जाएगा। बिल्कुल सही सोचा मैंने पहली बार, ठीक है। पुट आउट, चलिए फेज 3 बोलिए। फेज 3 18 19 21 25 22 80. An ester is void with QH. The product is cooled and acidified with HCl. A white crystalline acid separates. देखते हैं। तो एस्टर का HCl के साथ क्या टूट जाएगा, एसिड और अल्कोहल देगा, फिर उसको एसिडिफाई करता एसिड बन जाएगा। व्हाइट क्रिस्टलाइन एसिड सेपरेट्स। तो कौन सा है? मिथेनोइक नहीं, आई वुड गो फॉर बेंजोइक एसिड, आई वुड गो फॉर डी डेली। क्या आंसर है? डी डेली। कंसेप्ट तो है इस सवाल। अभी मैं इसको आपको अलग तरह से समझा रहा हूँ, क्योंकि कुछ चीजें जो भी बताई नहीं है वो बता देंगे तो फिर वो अलग तरह से वापस फिर एक्चुअल एक्सप्रेशन वहां पे आएगा। ये पानी में घुल जाता है, जबकि इसमें हाइड्रोकार्बन पार्ट भी है जो पानी को पसंद नहीं करता, बट ये घुलता है एसिडिक एसिड का। लेकिन जैसे जैसे ये पार्ट बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी पानी में घुलने की इच्छा कम होगी, वो बाहर निकल जाएगा। तो जब मुझे एसिड को बाहर निकालना है तो मैं 2 कार्बन वाले को जब घोलता हूँ तो 1 कार्बन वाले को तो घोलूंगा ही घोलूंगा।
तो इनमें से जिसमें भी एसिटिक एसिड बन रहा है या जिसमें भी फॉर्मिक एसिड बन रहा है उसका तो घुलना तय है। तो एक ही ऑप्शन बचा है मेरे पास, कौन सा? बेंजोइक वाला। और उसमें कार्बन काफी ज्यादा है तो मैं बोल रहा हूँ इसमें तो बहुत ज्यादा कार्बन है, ये तो नहीं घुलता। यस और नो? समझ में आ रहा है? थोड़े दिन बाद कुछ और पढ़ लेंगे और उससे भी बिल्कुल अलग तरह से आंसर दिख जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, रिवीजन के लिए बात कर लो। अभी मैं सिंपल सॉल्युबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। एसिडिक एसिड तो पता है पानी में घुलता है, तो फॉर्मिक भी घुलेगा। तो अगर मुझे क्रिस्टलाइन करना है कि नहीं ये नहीं घुल रहा है तो ज्यादा कार्बन वाला ऑप्शन लेना पड़ेगा। एक ही ऑप्शन है बेंजोइक एसिड। हाँ या ना? कन्विंस्ड? चलिए, ये हो गया हमारा 80। 90 शॉर्टन बॉन्ड। अरे हमसे पूछते ये रिएक्शन पहले एनसीईआरटी में थी। कब आया था? 1994 में। मैंने 12th करी थी 1999 में। तो उस समय जो एनसीईआरटी थी उसमें रिएक्शन दे रखी थी। नाम से खतरनाक लगती है, काम में कुछ ज्यादा दम नहीं है। शॉर्टन बॉन्ड रिएक्शन कौन सी? ये बताइए, ए बी सी डी। मैंने ये बताया नहीं, ठीक है। बट आई थिंक यहाँ पे देयर इज सम मिस्टेक। आई डोंट थिंक दिस इज द आंसर। तो आ जाएगा, दिस इज शॉर्टन बॉन्ड रिएक्शन। बट ऐसी रिएक्शन तो बी बॉम्बे में भी हो जाएगी। बी बॉम्बे में भी तो ऐसा हो जाएगा। आई थिंक वी आर डूइंग सम मिस्टेक। सर्च करते हैं ये शैतान बेईमान रिएक्शन क्या है। यस, गलत। ये रिएक्शन गलत है। शॉर्टन बॉन्ड रिएक्शन होती है एसिड क्लोराइड की रिएक्शन विद अमीन्स and it gives you amides। उसे बोलते हैं शॉर्टन बॉन्ड रिएक्शन। ये तो रिएक्शन ही गलत कर दी है। इट इज रिएक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड विद अमीन्स फॉर्मिंग अमाइड्स। ठीक है, अब लिख लो नाम से, याद ही रख लो, पूछ चलेगा फिर। पता ही ना क्या बात है। डीपीपी में आएगी, ठीक है ना? बताइए जेके सेंटर बताइए। ये हो गया 19। 21 formic acid is obtained when calcium acetate is heated with this, calcium formate is heated with calcium acetate, glycerol। और सी तो आंसर नहीं दीजिए इन्होंने, वो बहुत जल्दी रिएक्शन। रट लो है काम। ज्यादातर किताबों में नहीं दी है, बट कुछ कुछ किताबें दे रही है। जैसे मॉरिसन बॉयडर ऐसी बात ही नहीं कर रहे। कुछ किताबें होती है जो सारी रिएक्शंस देती है, तो उसमें ये लिखी हुई होती है, क्यों हुई कैसे हुई पता नहीं हुई। तो ग्लिसरॉल प्लस ऑक्सैलिक एसिड गिव्स यू फॉर्मिक एसिड। रटो इसको रखना है। हमारे एसिडिक एसिड फिनॉल एंड एक्सोडॉल, ये तो नहीं पूछता। सिर्फ एसिडिक एसिड रिएक्शन करेगा, बाकी दोनों नहीं करेंगे। ये तो पढ़ा रखा है, आपको नहीं पढ़ाया। कार्बोक्सिलिक एसिड से स्ट्रॉन्गर एसिड देन कार्बोनिक एसिड। वो कार्बोनिक एसिड को बाहर निकाल देंगे जो टूट के CO2 दे देगा। फिनॉल में इतना दम नहीं होता, पढ़ाया। 25 The compound formed with malonic acid is heated with urea।
मेलोनिक एसिड यूरिया, लेकिन कहाँ से उठा के लाए? मेलोनिक एसिड ये ऐसे पानी निकाल दो, पानी निकाल लेंगे कैसा कंपाउंड बनेगा? ये बनेगा क्या? इसका आंसर बार्बिट्रेट्स है। बार्बिट्रिक एसिड एसी है और ये बहुत डेडली सवाल है, मार्केट वेरी इंपॉर्टेंट, एवरीडे लाइफ का आएगा आपकी केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री एवरीडे चैप्टर छोड़ा हुआ है ना, वो आएगा, बट इसको लिख लो एज इट इज। ये बनाओ और इस कंपाउंड का नाम है बार्बिट्रिक एसिड। बहुत नशा होता है इससे बहुत नशा होता है। अगर आप एक मिलीग्राम तो नहीं, लेकिन अगर आप 10 मिलीग्राम ले लें तो आपको कहते हैं ना नींद इतनी ज़बरदस्त। 10 मिलीग्राम कितना होता है अभी? मैं बहुत कम होता है। 10 मिलीग्राम अगर आपकी बॉडी में आ जाए, आपको लोरी सुनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको केमिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फट नींद आ जाएगी आपको, बहुत ज़बरदस्त नींद आती है। जितनी भी नींद की दवाइयाँ होती है ना, उसमें ये होता है। बार्बिट्रिक एसिड के मिलते जुलते रूप होते हैं, उन्हें बार्बिट्रेट्स बोलते हैं। बहुत बढ़िया सवाल दे दिया। नींद आती है और इसकी आदत पड़ जाती है। अगर आप जैसे किसी को नींद नहीं आ रही है तो कोई डॉक्टर को दवाई देते हैं, तो शुरुआत में डॉक्टर ये वाला कंपाउंड से बचते हैं, बार्बिट्रिक एसिड या बार्बिट्रेट्स से बचते हैं। जैसे कभी कभी मान लीजिए आप बहुत बेचैन हो गए, अरे एक बजे बाद एग्जाम, तो कभी कभी नींद खराब हो जाती है। होता है, ऐसा नहीं होता? तो अगर आप डॉक्टर के पास जाए, अब तो हाँ जी, सॉरी नहीं, ऑपरेशन ये नींद के लिए, बेहोशी के लिए। ऑपरेशन है तो बेहोश कर देते, इधर थपेट के सुला दे, छोटे बच्चे को सुलाता है थपथपा के। तो नींद और बेहोशी में फर्क। तो अगर आप फॉर सम रीजन आपको नींद नहीं आ रही, 2-3-4 दिन हो गए, तो घर वाले बोले मेरा डॉक्टर को दिखाते चलो, तो जो आपको अगर दवाई देंगे नींद वाली, तो उसमें ये नहीं होगा, बिकॉज एट योर एज नींद आनी चाहिए। हो सकता है फॉर सम रीजन कुछ हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, उस कारण से नींद नहीं आ रही, बट अगर ये दे दिया तो फिर ऑलमोस्ट आजीवन आपको ही लेना पड़ेगा, तो अवॉइड करो। बट आपको कुछ दवाइयाँ दी और उनसे असर नहीं पड़ा और नींद नहीं आने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, तो फिर और कोई चारा नहीं है, तो फिर ये दे, फिर इसकी आदत पड़ जाए। अब अगर ये नहीं ले, खाने के बाद आपने ये नहीं लिया, तो आपको नींद नहीं आएगी, आप पड़े रहोगे बेड पे, एकदम आंखें छोड़ेगी, एकदम चौखन्ने, नींद नहीं आएगा। और नींद नहीं आने से बहुत प्रॉब्लम्स होती है। नींद इज स्लीप इज साउंड स्लीप इज वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। ठीक है, हम आएंगे केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ की बात करेंगे, ये वापस आएगा। बार्बिट्रिक एसिड ये हो गया 25 हो गया। उसमें बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए, अब वो पढ़ ले। HVZ रिएक्शन का मैकेनिज्म पढ़ लेते, हमें नोट्स में लिखना पड़ेगा, बड़ा मैकेनिज्म है। देखो HVZ पूरा नाम क्या था?
बैरल वोलार्ड ज़ेलेंस्की भी चर्चा में, ज़ेलेंस्की भी चर्चा में। तो क्यों है चर्चा में? उत्तर प्रदेश में चुनाव जीत गया। उत्तर प्रदेश, यूक्रेन। अच्छे से नोट कर दें इसको। एकदम सही सही बताओ या चालू मैकेनिज्म बता दो, क्या चलता है, ये समझ में आ रहा है? ये दोनों बताओ। है इसे मार्क्स आएंगे। कौन था ये मार्क्स वाली? कौन था? देख, पहले तो ओवरऑल रिएक्शन रिकॉल कर। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके पास अल्फा एच होना जरूरी है, इसलिए ऐसे लिखा। एक भी होगा तो चलेगा। उसकी रिएक्शन कराई रेड फॉस्फोरस एंड Br, Cl2 भी चलता, ठीक, और सब समझ लेते हैं। तो उससे क्या होता है, यहाँ पर एक ब्रोमीन लग जाता है, इसको अल्फा हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। अल्फा हाइड्रोजनेटेड एसिड नाम पड़ जाएगा, ठीक है। और फिर ये अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन लगाया है, यहाँ पे यदि मैं NH2 लगा दूं ये तो अमीनो एसिड बन जाएगा। अगर यहाँ पे NH2 लगा दूं तो अल्फा हेलो की बजाय अल्फा अमीनो हो जाएगा। अल्फा अमीनो एसिड ही तो अमीनो एसिड होता है, याद करो। तो यही अमीनो एसिड बनाने का तरीका भी है। अमीनो एसिड इंसान बना लेता है, ग्लूकोज अभी तक इंसान नहीं बना पाया। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, उसके लिए हमें नेचर पे हम डिपेंड करते, हम फैक्ट्री में नहीं बना सकते। फैक्ट्री में लोग क्या करते हैं, जैसे बोले ग्लूकोन डी तो फैक्ट्री में बनती, तो पैकेट आता है तो वो तो किसी फैक्ट्री से ही आया। हाँ वो फैक्ट्री से आया है, लेकिन ग्लूकोन डी के लिए जो ग्लूकोज है वो तो सुक्रोज या स्टार्च इन्हीं में से आया है ना। वो स्टार्च या सुक्रोज जो है वो तो नेचर से ही आया है, वो अभी तक इंसान खुद नहीं बना पाया। आलू से आलू क्या है? स्टार्च। स्टार्च क्या है? अल्फा डी ग्लूकोज। स्टार्च को अगर आप एसिडिफाई करोगे तो टूट के क्या दे देगा? अल्फा डी, वही पैक करके दे दिया आप, ठीक है। तो भले फैक्ट्री से आया है बट वो स्टार्च कहाँ से? वो तो नेचर से आया है। हाँ अमीनो एसिड जो है वो इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वो इंसान बना लेते हैं, ठीक है। जैसे कई बार कोई प्रोटीन सप्लीमेंट ले रहा है तो उसे बोलते हैं भाई ये अमीनो एसिड है, तो अमीनो एसिड कुछ होंगे कि ये तो हमने अंडे में से निकाले या मीट में से निकाले, दूध में से निकाले, पनीर में से निकाले, वो फैक्ट्री में बना लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बन जाते हैं। और सोर्स पे कोई डिपेंड नहीं करता कि नहीं ये ग्लाइसिन तो उसमें से आया है, क्या फर्क पड़ता है? कंपाउंड तो वही है, काम तो वही करने वाला है। तो अमीनो एसिड इंसान बना लेता है और उसमें ये रिएक्शन काम आती है। यहाँ पर अगर आप NH2 लगा दो बन गया अमीनो एसिड, ठीक है। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब ये रिएक्शन होती कैसे, मैं क्या तो मैं आपको एकदम सही सही बता रहा हूँ। तो अब ज्वाइन कर रहे हैं, हाँ देखिए रेड फॉस्फोरस और Br3 PbR3 बना रहे हैं, हाँ वो भी है और ब्रोमीन है, बट वहां पे ये भी होगा। और इसका तो काम आपको पता है, क्या करता है ये? तो OH की जगह Br लगा देता। तो मैं एक बार यहाँ पे OH की जगह Br लगा देता हूँ। अब तो बोलोगे अरे यहाँ नहीं लगाना तो ब्रोमीन यहाँ लगाना था, यहाँ लगाएंगे, रुको सही से मैकेनिज्म बता रहा हूँ। फिर इसका एक दूसरे चालू फॉर्म में बताएंगे ज्यादातर किताबों ने क्या दे रखा है और किस तरह से IIT वाले मजे ले लेंगे। जैसे तुम ये पढ़ के आए गिर लो -1 मार्क्स। फिर ऐसा करते हैं, इसको मैं ब्रोमीन को छुपा देता हूँ। ये कीटो जैसा दिख रहा है मेरे को, कीटो जहाँ होगा वहाँ थोड़ा बहुत इनॉल भी होगा, तो आओ थोड़ा सा यहाँ इनॉल बना देते हैं।
यस, now ignore the bromine, ignore the OH. ये तो एल्कीन है, ये तो एल्कीन है, और एल्कीन और ब्रोमीन में 3 मेंबर की रिंग बनती है या ना? तो अब मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा ब्रोमीन से और बनाऊंगा RCH OH Br एंड दिस थिंग। सही बात। और ये प्लस भले ही दिख रहा है ब्रोमीन पे, इन्हें कहाँ जा रहा है पता, और मैं उसमें बढ़िया वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा। इसमें रेजोनेंस तो है, मुझे बढ़िया वाले से मतलब है, उसी से मेरी गाड़ी आगे निकलेगी, तो मैं वही वाला बनाता हूँ। ये बनाओ, ऑक्सीजन का लोन पेयर मिलेगा, ब्रोमीन का लोन पेयर मिलेगा, क्या बना दोगे, वो लूट लेंगे, देंगे कुछ नहीं वापस। यस और नो। और यहाँ पे अब अगर ये जो प्लस है, फिर लोन पेयर इधर आएगा, H प्लस भाग जाएगा, है या ना? चलेगा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? माइनस H प्लस होगा तो क्या होगा, RCH Br CO, तो ये Br का लगा दिया। यस और नो। लेकिन मुझे ये थोड़ी चाहिए, लेकिन ये बनता है, इसका सबूत है लोगों के पास। और अब कार्बोक्सिलिक एसिड का एक और मॉलिक्यूल आया, यस, और इनमें आपस में कहाँ लिखो, नीचे अब कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्टेंट का एक और मॉलिक्यूल पिक्चर में आया, एंड दे डू सम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जिससे उसको मिल जाएगा OH और इसको मिल जाएगा Br, और ये सेम है, एंड सेम थिंग रिपीट्स। ठीक है, ये तो एकदम 100% सही, ज्यादातर समझ में भी आता है। लिखो, अभी और आ जाएगा, लिखते लिखते ही देख लेते।
ठीक है। लास्ट वाला स्टेप थोड़ा सा रटने वाला है, बाकी तो सारे समझ में आ जाए, राइट। अब मैं आपको वो बताता हूँ जो कि ज्यादातर किताबों में दिया है। जैसे एनसीईआरटी ने तो दिया ही तो ठीक है, पर ज्यादातर किताबों ने ये नहीं दिया, इसका एक सिंप्लीफाइड वर्जन दे दिया। और किस तरह से सवाल पूछ के चेक कर लेंगे कि आप कितना पढ़ के आए हो। देखो और उसको चेंज उन्होंने क्या करा, सीधा यही बनाया, ये तो एसिड है, सीधा इनॉल बना दो इसको, सीधा इनॉल बना दिए। फिर ब्रोमीन से रिएक्शन कराई और ये बना दी। एक वो एक्स्ट्रा ब्रोमीन लिया ही नहीं, बाकी सब ऐसा ही किया, टॉटोमराइज कर दिया और फिर RCH PR COH OH प्लस और -H+, तो हो गया। काफी ज्यादा शॉर्ट हो गया यस। अब देखो एक एनसीईआरटी का अच्छा है जिससे सिर्फ रिएक्शन रटी हुई है, एक जिसने ये पढ़ा हुआ है और एक जिससे एक्चुअल मैकेनिज्म पढ़ा है। तो क्या बोलेंगे, पहले तो बोलेंगे बताओ इस रिएक्शन में क्या होगा, तो सीबीएसई का बच्चा बता देगा ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, उसके जितने नंबर मिलने वो मिल गए उसको। फिर बोलेंगे इन दिस रिएक्शन a 3-membered ring is formed as intermediate। अब सीबीएसई का बच्चा नहीं बता सकता, हाँ जिससे थोड़ा बहुत पढ़ा बोलेगा 3 member रिंग तो बनती, बोले प्रोडक्ट में नहीं है बताया, इंटरमीडिएट तो बना था, बोले हाँ सही है। अब चाहे वो वाला पढ़ो चाहे ये वाला पढ़ो बनेगा। एक ऑप्शन होगा दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स टॉटोमेरिज्म, बोले हाँ कीटोन टॉटोमेरिज्म है, चाहे वो पढ़ो चाहे ये पढ़ो, टॉटोमेरिज्म तो कराया आपने, ठीक है। दिस रिएक्शन प्रोसीड्स वाया द इनॉल स्ट्रक्चर, बोला हाँ इनॉल बनाया था, राइट। फिर बोलेंगे दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स अ डाइब्रोमो इंटरमीडिएट, दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स अ डाइब्रोमो प्रोडक्ट नहीं इंटरमीडिएट। अब देखो फर्क आ गया, अगर डाइब्रोमो इंटरमीडिएट की बात करें तो मोनोब्रोमो तो यहाँ आ रहा है बट डाइब्रोमो यहाँ नहीं आ रहा, क्योंकि एक्चुअल मैकेनिज्म है वो डाइब्रोमो आया था। यस और नो, सो दैट इज हाउ दे चेक तुम कितना पढ़ के आए हो। कभी नहीं बोलेंगे कि इन 4 मैकेनिज्म में सही कौन सा है, वो कुछ इतना पूछ लेंगे और तुम्हारे जवाब से पता कर लेंगे कि तुम कितना पढ़ के आए थे। यस और नो, राइट। समझ में आया फंडा, ये बहुत सिंपल है, राइट, बट ये गलत है। तो साइंस में जरूरी नहीं कि जो समझ में आए वो सही है, और उल्टा जो सही है वो समझ में आए। बट एज ए स्टूडेंट एज ए टीचर हमारा काम क्या है, जो सही है उसे समझने की कोशिश करें, नहीं तो रट्टा मारना। ये नहीं कि जो समझ में आया उसी को सही मान लिया, वो नहीं होता। बट कई लोग उस रास्ते चल जाते हैं और फिर आगे जाके फंस जाते हैं। बट इट हमने ये लिखेंगे भी नहीं, हम क्यों गलत वाला लिखेंगे, लिख लिया होगा कई लोगों ने। कैसे, अब सुनो जहाँ पे क्वेश्चन आया था और मैंने बोला था ये आंसर गलत है, एक्चुअली यहाँ पे अगला हेलोजिनेशन, एक हाइड्रोजन तो और है ना, एक हाइड्रोजन और है तो उसकी जगह हेलोजन लग तो सकता है, लग तो सकता है, बट अगला हेलोजिनेशन बहुत मुश्किल है, बिकॉज दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स अ कार्बोकेटाइन टाइप मैकेनिज्म। और अगर एक और हेलोजन आ जाएगा उससे वो जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो और अनस्टेबल होगा, हाँ या ना। हेलोजन्स आर ऑलवेज हाँ या ना, राइट। तो जैसे हेलोफॉर्म रिएक्शन पढ़े थे, आयोडोफॉर्म रिएक्शन, वहां पे C पे माइनस आता था और माइनस हेलोजन से स्टेबलाइज होता था। तो वहां पे बोला था हेलोफॉर्म रिएक्शन में, आयोडोफॉर्म रिएक्शन में बोला था कि अगले से अगला हेलोजिनेशन फास्टर है, सब्सीक्वेंट या सक्सेसिव हेलोजिनेशंस आर फास्टर। यहाँ पर क्या है, सक्सेसिव हेलोजिनेशंस आर यस और नो। तो एक बार ही होती है, दूसरी बार रिएक्शन प्रैक्टिकली नहीं होती, ठीक है। 2 बार करना है तो मैंने आंसर तो लिया है, बट एक्चुअली सवाल बनाने वाले ने सोचा ही नहीं। वहाँ रिएक्शन एक बार ही होती है, और जिसने HB से रिएक्शन पढ़ी वो एक बार भी कर देगा और जरूरत पड़ी तो 2 बार भी कर देगा, और तो क्या है।
जिसने HVZ नहीं पढ़ा वो तो वैसे भी आंसर नहीं दे पाएगा ना, बट उन्होंने गलत कर दिया था। बट एक यहाँ पे लिखा जाए कि successive hallucinations are difficult. Successive hallucinations are difficult. Successive hallucinations are difficult because it involves a carbocation like intermediate. Successive hallucinations are difficult because it involves a carbocation like intermediate which will be destabilized by halogens. राइट, समझ में आया? और कुछ बात बताऊंगा मैं, ठीक है? चलेगा HVZ रिएक्शन? अब ये बहुत अच्छा इलस्ट्रेशन है, बहुत ही बढ़िया, वो मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। ये HVZ रिएक्शन थोड़ी देर बाद फिर देखेंगे। मैं कहने जब रिवाइज कर लेंगे एक दो पॉइंट और जोड़ देंगे, अमीनो एसिड्स कैसे बनते हैं उसमें इसको जोड़ देंगे। इधर देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन पूछेंगे एंट्रेंस एग्जाम में। इसकी रिएक्शन एक बार कराएंगे Br2 इन एसिटिक एसिड और एक बार कराएंगे Br2 इन NaOH। फर्क समझ में आ रहा है? ये बेसिक मीडियम में माइनस यहाँ बनेगा और ये तो ब्रोमो फॉर्म बनाएगा और एक के बाद एक रिएक्शन होगी। और एसिडिक मीडियम में इन और एल्कीन अंदर वाला बनेगा, हाँ या ना? और फिर एक बार ही रिएक्शन होगी। ये समझो इलस्ट्रेशन लिया कि नहीं लिया? चलो समझ में आया कि नहीं? वापस देखो, अगर मैं बेसिक मीडियम में रिएक्शन करता हूँ तो माइनस जो है बाहर बनेगा, फिर इसकी जगह एक ब्रोमीन आ जाएगा, फिर माइनस और जल्दी बनेगा, एक और ब्रोमीन आ जाएगा, फिर माइनस और जल्दी बनेगा, फिर ये बन जाएगा, फिर ये अटैक और ऊपर नीचे रवाना। You'll get this bromo form and this salt। जबकि इसमें एसिडिक मीडियम में इनॉल अंदर वाली साइड बनेगा और फिर एक बार ही रिएक्शन होगी, बस उसके आगे कुछ नहीं होने वाला। एक तो रिएक्शन अंदर और बाहर का फर्क है और यहाँ पे कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म तक चल रहा है और अलग से परेशान कर देगा। एक बार रिएक्शन होगी, यहाँ पे बाहर वाली साइड होगी और बार बार होगी। ये समझ में आता है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, ताकि हर बच्चा कुछ ना कुछ जुगाड़ तो लगाए। बहुत टफ डरावना दे देंगे तो बहुत सारे बच्चे जिन्हें थोड़ा थोड़ा पढ़ा छोड़ देंगे, उनके जीरो नहीं, उनके माइनस आने चाहिए। इसलिए ऐसा सिंपल क्वेश्चन देते हैं। जिसने पढ़ा है वो 4 नंबर ले लेगा, जिसने नहीं पढ़ा वो भी कुछ तो लेके ही जाएगा। CBSE के होनहार बच्चे भी एकदम सेफ है, उनका वैसे ही कुछ नहीं होना है। लिखो, मार्क दिस इलस्ट्रेशन वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आई इलस्ट्रेशन?
चलो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म देखो कितनी अलग अलग रिएक्शंस में हमने यूज किया है अभी तक। ऑल्दो हमने कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म सिस्टमैटिकली विधिवत अभी तक पढ़ा नहीं। एक दिन आएगा वही पढ़ेंगे और उसी की डिग्री भी करेंगे। याद करो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म कैसा है। अगर एल्काइन और उसकी आपने रिएक्शन करा दी हाइड्रोबोरेशन फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन तो क्या बनेगा? बोरॉन ऑलवेज गोस टू अंदर आएगा H, बाहर जाएगा बोरॉन, उसकी जगह ये इनॉल है। टॉटोमेरिज्म क्या बन जाएगा? इस तरह से एल्डिहाइड बन जाते हैं। पढ़ा अपन। फिर उसके बाद अपन ने पढ़ा कि वैसे तो कीटोन्स का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, बट अगर हॉट केमिनो पढ़ने के पीछे ही पड़ जाओ तो कीटो का बन जाता है इनॉल, और फिर इनॉल का तो केमिनोफोर से ऑक्सीडेटिव क्लीवेज हो जाता है। याद आया? पढ़ा कि नहीं पढ़ा? फिर अभी 2-4 दिन पहले लॉबरी डी ब्रूइन पढ़ा है ना, लॉबरी डी ब्रूइन वाली रिएक्शन। तो वो कौन सी रिएक्शन थी? उसमें भी तो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म शामिल था। यस, तो हमने कई जगह इसको यूज तो कर लिया, समझ में आ जाता है। अब इसके ऊपर थोड़ी समय आने के बाद एक दिन बात कर लेंगे। एनसीईआरटी ने कहीं चर्चा ही नहीं करी, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म वर्ड ही नहीं, बट अपन ने पढ़ लिया तो वो एनसीईआरटी के जरिए हो ही जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कौन से चैप्टर करें? पीवाईक्यू के नाइट्रोजन इसके अगला कार्बोक्सिलिक कर दिया तो नाइट्रोजन ही हो। हाँ जी, ये अच्छा रहा। नीट के क्वेश्चन अपन ने किए, काफी बेनिफिशियल है। अब बाकी चैप्टर्स के लिए मैं करवाऊंगा। केमिकल बॉन्डिंग हो गया, फायदा होगा। केमिकल बॉन्डिंग और इनऑर्गेनिक में तो फायदा होगा। अब फिजिकल केमिस्ट्री में इतना ये नहीं पूछते, बहुत बेनिफिशियल। पेज 1 4 and 7 and 4. Consider the nitration of benzene using mixed concentrated test. If a large amount of KHSFR is added to the mixture, the rate of nitration will be अच्छा सवाल लगा। क्या इसका आंसर स्लोअर है? अहमदाबाद जोरदार कर दिया, मार्केट इंपॉर्टेंट। ये तो आयनिक का सवाल है, फंडा आयनिक का है। H2SO4 जब एसिड वाला काम करता है तो क्या देता है? H+ एंड HSO4-। फिर ये भी अगर एसिड वाला काम करे तो ये बन जाता है। बट ये तो चलो HNO3 पढ़ा है तो ये तो नहीं होगा, लेकिन अगर ये H2SO4- भर भर के आ जाए तो ये H+ कम आएगा, ये काम थोड़ा कम होगा। और याद करो H2SO4 HNO3 लेने से NO2+ कैसे बनता था? H2SO4 तो एसिड वाला काम कर रहा है, लेकिन HNO3 काम कर रहा है बेस वाला। लेकिन अगर H2SO4 यही काम नहीं कर पाएगा, H+ दे ही नहीं पाएगा, तो फिर HNO3 H+ ले भी नहीं पाएगा। यस और नो? अच्छा क्वेश्चन। ये जैसे किताबों में नहीं दिया हुआ, ये किताबों में नहीं दे रखा, तो एग्जाम हॉल में जो बच्चा ये सोच पाए उसे कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड, राइट? तो केवल को बता सकता है, बट अगर किसी ने ये सोचा है तो हाँ उसे उसके थोड़ा दिमाग उसका चालू रहता है और एग्जाम में उसको फायदा मिलेगा। तो जितना और पढ़ लेगा उतना और उसको क्लिक करेगा। हो गया 7। Consider this, साइनाइड आ जाएगा। This reaction will be fastest in, अरे वाह 2016 बड़े अच्छे साहब। ये रिएक्शन आपको SN1 लगती है कि SN2 लगती है? जरा आवाज करके बताओ मेरे को। है मैं विधि से पूछना। SN2 है
अभिजीत हाँ बोलो हर्ष। और SN2 रिएक्शन के लिए सॉल्वेंट कौन सा बताया था? यदि न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है तो लेना प्रोटीन, और अगर अनायनिक हो तो लेना ये प्रोटीन, और यह साइनाइड तो डेफिनेटली एनाइन, तो कौन सा ले ए प्रोटीन। और ये चीख चीख के बोल रहे हैं एन डैश डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, ये आंसर दिया है क्या? सी आंसर है। बहुत बढ़िया सवाल है, एनसीईआरटी में कोई चर्चा ही नहीं है ऐसी, और पूछ लिया। ठीक है, समझ में आया भाई? रिवीजन के लिए बात कर लो, अच्छा क्वेश्चन है, भले आपसे हो गया, आई होप हो गया होगा। हुआ नहीं हुआ? शिखर नहीं हुआ, होना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन। H2 कौन सा? 16 और जोर से बोलो 12 और चलो 12 इलेक्ट को बहुत गंदा सवाल दे दिया। इसका आंसर तो ये अहमदाबाद है। 12 का ए रट लो, क्या बोला मैंने? रट लो, डी में आया हो तो रट लो भाई, रट लो। 12 का ये रट्टा मारना पड़ेगा। शॉर्टेज मोमेंट फिर आया ना, तो 10th वाले 10th क्वेश्चन में आया, और ये वाला सही है, इसको शॉर्टेज मोमेंट बोलते हैं। 10th का आंसर डी दिल्ली है, यहाँ पे सही नाम दिया है, लेकिन 2015 के एज में आया है। 2015 की एनसीईआरटी तो यही है जो आप यूज कर रहे हैं, इसमें ऐसा कोई नाम ही नहीं, थोड़े से एनसीईआरटी से बाहर जाते हैं। अगर 45 क्वेश्चन आ रहे हैं तो एक्सपेक्ट 4 to 5 क्वेश्चन विल नॉट बी इन एनसीईआरटी। आईआईटी में थोड़ा ज्यादा बाहर चले जाते हैं। अब कौन सा करना है? 16। व्हाट इज द प्रोडक्ट? ओह, ये तो भाई दूध पीने का चालू हो गया। इसका आंसर है डी दिल्ली। ये भी रट्टा मारना। अगर फुल एसिडिक है तो आंसर है सी, बट अगर स्लाइटली एसिडिक है, NH4Cl इज अ एसिडिक सॉल्ट, स्लाइटली एसिडिक है तो आंसर डी दिल्ली होगा। फुल एसिडिक सी। सॉरी, अगर जिंक के साथ HCl ले लेते तो आंसर होता सी, बट जिंक के साथ NH4Cl लिया है तो स्लाइटली एसिडिक है, तो आंसर है डी। क्या दिया? डी लेते, आंसर बिल्कुल सही। और ये रट्टा मारना है, कोई इसमें आपकी मदद कोई नहीं कर सकता। तो नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन बहुत परेशान कर रहा है। हाँ या ना? नाइट्रोबेंजीन के किस माहौल में क्या प्रोडक्ट बनता है, रिडक्शन के किस माहौल में क्या बनता है, वो मैंने लिख के आपको व्हाट्सएप भेज दिया है। अगर आप उसे रट सके तो रट ले, और नहीं रट सकते तो छोड़ दे, समझने का कोई स्कोप वहाँ पे नहीं है। ठीक है, वॉट एवर कैन हैपन हैज बीन लिस्टेड एंड हैव सेंट यू। फिर मोबाइल चेक करोगे मिल जाएगा। पेज 3, पेज 3 गुड आउट है, क्या बात है। पेज 4 26 ये वही है, इलेक्ट्रोलाइट रिडक्शन। डी दिल्ली नहीं है? अच्छा, वो भी वीक ही एसिडिक है क्या? वो मोबाइल निकाल के चेक कर लो, अभी आपको भेज दिया मैंने।
नाइट्रोबेंजीन इलेक्ट्रोलिटिक, हाँ उसे वीकली एसिडिक में अनिलिन बनता है और स्ट्रांगली एसिडिक में डी डेली वाला आंसर आता है। बट ये रट्टा ही मारता है, नीट वाले बार बार पूछ रहे थे। 34 the decomposition of organic compound in the presence of oxygen and without the development of odoriferous substance. ये क्या होता है? odoriferous, odoriferous। अरे भाई वाले बच्चों मदद करो। ये क्या हो सकता है? गैस कर सकते हैं। decomposition organic compound, तो decomposition without the development of odoriferous, बी बॉम्बे तो नहीं है, सी या डी में से आंसर क्या है? ए। डीके, डिकम्पोजिशन तो डीके तो एक ही होता है। आई डोंट नो, 9 में से ढूंढने वाला हूँ, कौन सा क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ। ढूंढते कुछ नया सीखने को मिले। अगर ढूंढ मिल जाएगा बता दूंगा, नहीं मिले चिंता मत करना। और सर ओडोरिफेरस क्या था, छोड़, ठीक है, इतना बताया उसको याद रखो। ये बच्चे उसके पीछे प्राण पी लेते हैं मेरे। सर ओडोरिफेरस, अरे भाई 1,00,000 बात, 1,00,000 तो नहीं, 10,000 बातें तो बताई होगी, वो तो याद रखनी है। ओडोरिफेरस page 5 36 36 and 40 और कोई 43 and 44 and 36। आपने HCl ZnCl से रिएक्शन कराई, अरे ये तो सी कलकत्ता है ना, नहीं है सी कलकत्ता। 36 का आंसर सी कलकत्ता है या नहीं? है। ये तो स्टीफन्स रिएक्शन है भाई, ये तो स्टीफन्स रिएक्शन एनसीईआरटी में दे रखी है, हमने पढ़ रखी है। जिनको नहीं मालूम वो पढ़ो, 2 चीज और दिख जाएगी, वो भी तो याद करनी होगी। सही आंसर 26 का आदेश 40 और रिएजेंट। अरे वाह, बड़ा अच्छा सवाल है। इसका आंसर डी दिल्ली है। 40 का आंसर डी दिल्ली है। हाँ, ये अभी आएगा। मार्क इट वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क इट वेरी इंपॉर्टेंट, बट अभी नहीं बताएंगे इसको, ये काफी दिनों बाद में आएगा। ये जब हम बिल्कुल एग्जाम से जस्ट पहले जब चीजें खत्म कर रहे होते हैं तब आता है। इसको डी दिल्ली को बोलते हैं सैंजर्स रिएजेंट, नाम नहीं आ लिखो। ये अमीनो एसिड्स और पेप्टाइड की पहचान करने में काम आता है काम तो बहुत काम है। 42 when annealing with oil of bitter almonds condensation takes place in benzyl derivatives form, ये क्या नाम है, इसका नाम क्या होगा? मिलॉन्स बेस शिफ्स रिएजेंट नहीं है, शिफ्स बेस नहीं है, शिफ्स बेस तो है। आंसर सी है क्या? ये तो एनसीईआरटी में दिया। ये बेसिकली ये करवाना है, कुछ नहीं। ये एल्डिहाइड है, इसकी रिएक्शन तुमने कराई अनिलीन से, क्या टाइम होगा, पानी वानी निकल जाएगा और जो बनेगा वो टेबल देखो, तो अमोनिया और अमोनिया डेरिवेटिव वाली, और लिखा हुआ है शिफ्स बेस।
अगर 1 डिग्री अमीन से रिएक्शन करते हैं 1 डिग्री से 1 डिग्री अमीन, तो जो प्रोडक्ट बनता है उसे शिफ्ट बेस ही कहते हैं, तो वहां से हो जाएगा। रीड एनसीईआरटी अगेन 1043, which is formed in acetonitrile is hydrogenized partially. acetonitrile क्या होता है? ये है क्या acetonitrile? इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस किया, क्या बनाएगी? एसिटामाइड एसिटिक नहीं, एसिटिक एनहाइड्रेट तो नहीं बनेगा, मिथाइल साइनेट भी नहीं बनेगा, तो आंसर ए अभी में से कोई है। अब एसिटामाइड आंसर इन्होंने बी बॉम्बे दिया हुआ, तो इसका मतलब ये कंपाउंड हम गलत लिख रहे हैं, ये गलत लिख रहे हैं। लेट्स चेक एसिटोनाइट्राइल क्या होता है, लेट्स गूगल इट। ओह एसिटोनाइट्राइल ये नहीं है, सिर्फ ये। This thing is called acetonitrile. नाम में रट्टा मारना पड़ेगा, फिर हो जाएगा। अगर पूरा हाइड्रोलिसिस करोगे तो एसिटिक एसिड और अधूरा करोगे तो अमाइड, ठीक है। एसिटोनाइट्राइल लिख ले, मुझे कौन सा वर्ड याद है? हो गया? ठीक बात 44। Acetamide and ethylamine. Acetamide and ethylamine can be distinguished by देखो सच्चे डालेंगे क्या हो जाएगा, देखो जेनेट डालेंगे एंड हीट करेंगे। Acetamide came in a bowl, bromine water, नहीं फील नहीं आ रही तो ए या बी, देखो जैसे डालेंगे हीट करेंगे, नहीं डालेंगे हीट करेंगे। आंसर ए में से कुछ लग रहा है, क्या है? बी बॉम्बे, पर मुझे कोई इसका लॉजिक नहीं मिल रहा, ये कोई टेस्ट नहीं होता, फिर भी ढूंढते चल। That's it। इसके बाद कौन सा पॉलीमर? कल की तैयारी भी तो करनी है। हाँ भाई, क्या चल रहा है स्कूल में? प्रैक्टिकल कितने लोग हैं और हो गए? कितने लोग प्रैक्टिकल? 1 या 2, जो भी एक्सपीरियंस हो गया आपको, ठीक है। कितने लोग वाइवा में खूब सवाल पूछे, किसी को पूछे? कौन सी स्कूल है? सेंट पॉल्स? कौन आए थे? इतनी इज्जत दे दी आपने, कोई तो आया था। इतना बुरा इंसान था क्या कि बता ही नहीं रहे? नहीं, इसका तो नाम भी वर्ल्ड मोट आया था क्या? इसका नाम नहीं ले सकते, वो आया। केमिस्ट्री कितने लोग का हो गया? केमिस्ट्री वाइवा बस 2 लोग हैं। तुम तो आरबीएससी में हो, ठीक। सीबी तुम्हारी कौन सी स्कूल है? आरबीएस। अच्छा, सिर्फ आरबीएससी वालों ने केमिस्ट्री पेपर हुआ, ओके। फिजिक्स कितने लोग? केवी वाला कोई आया आएगा? और कौन सी स्कूल है? केवी वाला आ रहा है, थोड़ा सा ये केवी आ रहे हैं, वो थोड़ा सा संभल के रहना, उनका कोई मालिक नहीं है, वो मोदी जी से भी नहीं डरते। क्या है? कौन सी स्कूल? तुम्हारे कोई स्कूल है? लकी वाले कहते श्री अरविंदो, थोड़ा सा। बाकी प्राइवेट स्कूल वाले प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, सब नंबर लुटा के जाते हैं। शुरुआत में किसी का वाइवा होता है तो बहुत खींच के लेते हैं, 2-4 बच्चों का,
उसके बाद वही क्वेश्चन और लास्ट में आ जाते, बेटा क्या नाम है, अच्छा पापा का क्या करते हैं, अच्छा और उसमें तैयारी कर रहे हो, हाँ सर IIT की तैयारी कर रहे हो, अच्छा कहाँ से कर रहे हो, अच्छा कैसे पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते, मेरे बेटे को भी एडमिशन दिला, ठीक है। पहले तो 10-15 मिनट वाइवा चल रहा है, किसी का ऐसा हुआ 10-15 मिनट, क्या नाम है तुम्हारा, दीपाली ने कहा शुरुआत में आ रहा था, हो गया खूब सवाल पूछे, रेलेवेंट NCERT के पूछे, प्रैक्टिकल के पूछे, कुछ और ही पूछे, प्रैक्टिकल वाले बता दिए तुमने, प्रैक्टिकल चीजें पढ़ी नहीं है, कैसे बताओ। और कौन है, हाँ तुम मुझ स्कूल लो, कौन आए थे, DPS खाली से आया था, बाद में सब खाई हो जाता है, अभी जब तक नंबर नहीं आए एक की मात्रा सही रहे, उचित रहे, वरना दीदी नहीं होता कौन है, यानी कौन आए। तो स्कूल में जाते होंगे ना जब वाइवा देने गए, इधर में कह रहे कौन सर आए हैं, कौन नवाई, अबे कौन है, वो है, कहाँ से आया, ऐसे बोलते कि नहीं बोलते बच्चे, या एकदम मतलब आई डोंट थिंक कि बहुत तमीज से बात करते हो, तो धीरे धीरे वो तमीज का जो दामन है तो छूट रहा। और मैंने पहले भी कहा था प्रैक्टिकल्स की बिल्कुल चिंता मत करो, जिनसे हो गया उनसे बात कर लो, अगर आप कुछ भी ना बोलो आज मेरा मौन व्रत है, ये भी मत बोलो, बस सॉरी थैंक यू बोलते तो नंबर उतने ही आएंगे। और मैंने कहा होगा, फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो बंदा आ रहा है, जो बंदी आ रही है एग्जाम लेने, उसके हाथ में 5 नंबर है, उसके हाथ में मैक्सिमम 5 नंबर है, वाइवा के 5 ही नंबर होते और बाकी तो फाइलें वैसे ही टीप ली तुमने। 15 नंबर होते हैं कि आपने रिकॉर्ड फाइल बनाई कि नहीं बनाई है, नंबर देने पड़ेंगे। फिर होते हैं 10 नंबर उस दिन जो आपने प्रैक्टिकल किया, वो रीडिंग क्या आई, तो वो रीडिंग तो सही है क्योंकि स्कूल वाले खुद बता रहे हैं, हाँ या ना। तो अब वो 25 नंबर तो तुम ला ही रहे हो और तुम्हारे स्कूल वाले तुमको सपोर्ट नहीं करेंगे तो किसको करेंगे। हाँ भले 2 साल कितने कड़े पड़ते रहे, हम नहीं बताएंगे तुमको, और प्रैक्टिकल खुद कर देना, वो तुम करो सब नहीं करा लो, अब बोलो अरे भाई कर ले यार, अरे भाई इसको बताओ, लिटरली यही होता है। आगे बताते कितने लोगों ला के फाइल दी, तुम मांगने नहीं गए, ला के फाइल दी के कॉपी कर लो, हुआ कि नहीं। ऐसे तुम गए और बगाने बड़े ऐसे अगले साल आना, तुम ऐसे थोड़ी हुआ, उतने नंबर आते। तो वो 5 नंबर में जो आया है वो भी क्या कर लेगा, नहीं मैं नहीं दूंगा 5 नंबर, तुम 5 सवाल पूछूंगा, 1 सवाल का 1 नंबर, जितने सवाल का जवाब दोगे सिर्फ उतने नंबर। नहीं भाई, उल्टा अभी अगर हमको मौका देना, हम 5 सवाल पूछ ले, तू नहीं बता पाएगा, सर इंटेलिजेंट का मैकेनिज्म बता दो, नहीं बता पाएगी, ये हालत है। तो स्कूल में ऐसा ही होना, जिनके बाकी है बिल्कुल तनाव ना ले, क्योंकि असली एग्जाम तो जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो होता है, और वहां पे यू आर एब्सोल्युटली ऑन योर ओन, कोई फाइल ला के नहीं देगा, कोई कुछ मदद नहीं करेगा। तो आपने या हमने कितनी मेहनत करी है वो उसी दिन काम आएगी, उस दिन और कुछ काम नहीं आएगा। तो ये दे दो तुम्हारे जो भी एग्जाम, कर लो फॉर्मेलिटी, टाइम पास एटलीस्ट, और एग्जाम देना तो बिंदास जाओ, डरो मत, क्या कर ले, नंबर तो देगा, जब मान के देगा अगला आदमी, डरना क्यों। हाँ थोड़ा एटीट्यूड शो मत करना, नंबर तो होते मिलेंगे। और फिर तुम्हारा होगा ये बोर्ड वाले एग्जाम, ये भी फर्जीवाड़ा ही है, ठीक है, प्रैक्टिकल वाला फर्जीवाड़ा प्रो मैक्स है, बट ये भी प्रॉपर फर्जीवाड़ा है। और इसी चक्कर में हम अभी तुम्हारे को प्रैक्टिकल और हमने छुट्टी करी, कुछ बच्चे आए, अरे सर हमारे प्रैक्टिकल है, जो दो हम थोड़ी देंगे, कुछ पंगा हो तो बता देना, हम थोड़ी हेल्प कर देंगे, बट वो भी किसी को हेल्प लगी, जरूरत पड़ी अरे सर को मैसेज करते हैं, नहीं कुछ ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा वहाँ पे। हाँ केवी वाले बच्चों तुम ध्यान रखना, और वहाँ पे भी ज़्यादा मैं कुछ कर नहीं सकता, बट फिर भी कोशिश कर लेंगे, क्योंकि केवी के टीचर आ रहे, केवी वाले किसी को सुनते नहीं, उनको जज गई कि नहीं चाय अच्छी नहीं पिलाई स्कूल वालों ने,
सबको 2-2 नंबर देंगे और 5 में से, बाकी कोई 5 में से, उससे ज़्यादा वो भी नहीं काट सकता। 25 तो आते ही है, क्या फर्क है? फिर भी अगर 28-29 आए, 30 आए, बुरा क्या है? और अभी तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स होंगे, राजस्थान बोर्ड वाले भी होंगे, और कम से 4 से लेकर 13 5 में पढ़े, लेकिन हम छुट्टी नहीं कर सकते। रिवीजन ही करा रहे होंगे तो आप वापस आके रिवीजन में अटेंड कर लेना, वीडियो देख लेना, डाउट पूछ लेना। और आपके जो सीबीएसई के पेपर है कोई छुट्टी नहीं है। जिस दिन पेपर होगा, जहाँ तो लोग सीबीएसई वाले तुमको एडवांटेज है, जिस दिन पेपर है उसे एक दिन पहले क्लास देंगे। कल पेपर है तो आज क्लास देंगे, कल तो है, कल तो शाम को क्लास लगेगी। क्योंकि आप ऐसे सोचो, अगर मान लो आप अच्छे पढ़ने वाले, आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, तो आपकी तैयारी रोक दी जाए, होल्ड पे रख दी जाए उनके लिए जो नालायक पढ़े नहीं। ये समझदारी नहीं। हाँ, सभी लोगों को बोर्ड का थोड़ा रिवीजन करना चाहिए, एक दिन की छुट्टी जरूर दे देंगे, लेकिन राजस्थान बोर्ड में नहीं दे सकते क्योंकि उनका एक दिन छोड़ के एक दिन पेपर होता है। तो 10 दिन छुट्टी कैसे करें, जब 5 दिन छुट्टी कैसे करें लगातार बैक टू बैक? उसकी भी चलो कोशिश करेंगे, वरना वीडियो रिकॉर्ड तो हो ही रहे सारे। और एक तरीके से फिजिक्स मैथ्स में क्या चल रहा है, रिवीजन ही चल रहा है ना। मैं ही हूँ सबसे धीरे पढ़ाता हूँ, बेकार पढ़ाता हूँ, है ना। मेरा ही कोर्स बचा है, बाकी सबका कोर्स हो गया है, तो रिवीजन ही, असाइनमेंट ही हो रहा होगा। ये असाइनमेंट करो, डिस्कशन हो रहा है, तो आप अलग से भी डाउट पूछ सकते हो, वीडियो वैसे रिकॉर्ड हो ही रहा है। तो चलाते रहिए क्लास, आते रहो। हमारा एक ही कमिटमेंट है कि रिजल्ट लाना है। अगर आपका भी वही कमिटमेंट है और आप लगे रहोगे तो रिजल्ट आ जाएगा। बीच में छोटे मोटे चैलेंजेस आएंगे, देखा जाए। बोर्ड एग्जाम में 2-3 नंबर के सवाल छूट भी जाए, क्यों चिंता कर रहे हो? मार्क्स पैटर्न 75% लाना है, इस बार तो शायद वो भी नहीं होगा। नीट वालों का तो वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी 55% लाना होता है, वो तो आ ही जाते हैं, क्यों चिंता कर रहे हो? पढ़ाई असली वाली जो करा रहे वो करो। नीट के पेपर अपन ने देखे, कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए। सीबीएसई पढ़ के बच्चा नीट भी नहीं निकाल पाएगा, तो अपन नीट के क्वेश्चंस कर रहे हैं, जेईई मेंस के करेंगे, एडवांस के करेंगे, और खूब सारे टेस्ट पेपर्स कराएंगे, हमारी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो आते रहो, पढ़ाई करते रहो।